पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा। और आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। प्रसन्न चित्र मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन पर COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं दुबई, जहां पे उनका स्वागत किया गया दुबई एयरपोर्ट पर। किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उस पर अपना संबोधन भी देंगे। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दुबई और काफ़ी जो उत्सुकता है वहाँ भी लोगों में है अभी कि प्रधानमंत्री जब कल संबोधित करेंगे क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यही कहा है कि कोशिश यही है कि कैसे जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है उससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी जो दुनिया है, जो पूरा विश्व है, कैसे कहाँ तक हम खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा दुबई का। जैसे हम कह रहे हैं कि COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। कल उसका पहला सेशन होगा जिसमें प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। उसके बाद जो है एक सेरेमोनियल जो हेड्स होंगे सभी स्टेट्स के, उनका दूसरा सेशन होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री उसका हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण ऐसे मीटिंग्स प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, वो भी कल होने वाली है। और साथ ही साथ कुछ बायलैटरल्स का भी जहाँ पे आयोजन किया गया है। तो ऐसे में कल का अगर शेड्यूल देखिए तो प्रधानमंत्री काफी व्यस्त होगा। और जैसे हम कह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में जिस प्रकार से भारत ने कदम उठाए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर जिस प्रकार से भारत अपनी बात काफी मुखर तरीके से रखता आया है। मसलन जिस प्रकार से एक टारगेट महत्वाकांक्षी जो है भारत सरकार ने रखा है, किस प्रकार से धीरे धीरे जो है पेज डाउन करना है कार्बन को। साथ ही साथ किस प्रकार से 2070 तक जो है नेट जीरो टारगेट जो है भारत को अचीव करना है। दूसरी ओर अगर देखा जाए किस प्रकार से जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर भारत इस वक्त ध्यान दे रहा है। सोलर अलायंस हो, बायोफ्यूल अलायंस, जिसके माध्यम से बाकी अन्य देशों को अपने साथ मिलाकर ग्रीन एनर्जी को किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसको किस प्रकार से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, ये भी फोकस भारत दूसरी ओर कर रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हालांकि इन सभी मुद्दों के लिए एक अगर देखा जाए तो वित्त की जरूरत होती है। तो ऐसे में किस प्रकार से जो फंड होता है, खासतौर पर क्लाइमेट फंड, उसको मुहैया कराया जाए। ऐसे में इन सभी चीजों को भारत जो इस वक्त काफी क्लोज तरीके से मॉनिटर कर रहा है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ के देश है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो विकासशील देश है उनके मुद्दे अगर देखे जाए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी इस वक्त अगर डिमांड देखी जाए तो वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन में सभी देशों को एक साथ अगर काम करना होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन कुछ अगर देखा जाए देशों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो कुछ देशों की अलग अगर देखा जाए तो उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इन सभी का एक खाका बनाया जाए और सभी देशों को जो है टारगेट सेट करा के उनको उस पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये सभी मुद्दे हैं, भारत में इन सभी मुद्दों में अगर देखा जाए काफी इस वक्त एक्टिव है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी हो, क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा हो, या फिर पिछले मतलब पेरिस समझौतों में जो जलवायु अकॉर्ड हुआ था उसमें जिस प्रकार से निर्णय लिया गया था, उन निर्णयों पर कौन से देश कितने हालांकि अब तक काम कर चुके हैं, इसका भी एक रिपोर्ट जो है जो कल का जो सम्मेलन है उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऐसे में भारत भी अपना एक रिपोर्ट कार्ड देगा किस प्रकार से भारत ने काम किया है। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो जिस प्रकार से टारगेट हमने रखा था खासतौर पर पेरिस एग्रीमेंट में, उसकी अगर बात करें तो वो भी भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएगा किस प्रकार से भारत ने
कार्बन को कम किया गया है, जी। साथ ही साथ जो बाकी अन्य रिन्यूएबल सोर्सेस है ऑफ एनर्जी की उनको किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो दी है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये भी भारत जो है अपनी बात रखेगा। तो ये सभी विषय जो होंगे COP28 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। COP28 एक ऐसा मंच है जहां पर सभी वैश्विक नेता यहाँ पे मौजूद होंगे, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो संगठन काम करती हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए भी अगर देखा जाए ये काफी महत्वपूर्ण मंच होता है। जी तो बिल्कुल। ऐसे में भारत की जो बात प्रधानमंत्री कल रखेंगे, तभी अगर देखा जाए दुनिया की निगाह उस पर होगी। खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ की निगाह वहां पर होगी। और इस का अगर उदाहरण हम देना चाहे तो, चूंकि हम आज पूरे दिन वहां पर थे, हमने कुछ देशों के जो प्रतिनिधि थे उनसे भी बात की, उन्होंने ये बात को सराहा है कि जिस प्रकार से भारत ने बात उठाई है कि किस प्रकार से शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और उस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर हर किसी का एक अलग लक्ष्य तैयार हो और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश जो है हर कंट्री करे, फिर चाहे वो विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो। तो इन सभी मुद्दों पर जो है एक खाका बनाया जाएगा। हालांकि भारत की अगर बात करें खास तौर पर, तो भारत इन सभी मुद्दों पर, चाहे फिर फॉरेस्टेशन की हम बात करें, जिस प्रकार से फॉरेस्ट का इलाका हमने जिस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई किया है, हालांकि उसको संरक्षित भी हम कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, वो एक प्रमुख माध्यम होगा। वेटलैंड का इश्यू होता है भारत में, जो एक बड़ा सी कोस्ट भारत को मिला है, तकरीबन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वर्ग का इलाका है, वहां पर भी भारत इस प्रकार से काम कर रहा है। तो इन मुद्दों को हालांकि भारत जरूर सामने रखेगा और आने वाले समय में किस प्रकार से भारत का एक मार्गक्रमण होगा अपनी दिशा में, खास तौर पर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, इसके बारे में भी जो है बातचीत की जाएगी। ये भारत की बात है, लेकिन भारत ये एक्सपेक्ट करता है कि बाकी जो अन्य देश है, खासकर विकसित देश है, वो भी अपना एक रोड मैप सामने रखे, किस प्रकार से वो भी पूरा टारगेट अचीव करेंगे। क्योंकि साझा प्रयास करना काफी जरूरी है, किसी एक देश की ये हाथ में नहीं है, किसी एक तो अगर बात करें किसी विकसित देशों के हाथ में नहीं है, देखिए विकासशील देशों को भी साथ में लाने की जरूरत होगी। किस प्रकार से समान न्याय दिया जाए, इक्वल जस्टिस होगा, इस पर भी जो है एक बड़ा मुद्दा, हालांकि अनेक मंचों पर जो है ये बात होती आई है कि किस प्रकार से क्लाइमेट जस्टिस हो, सबको समान संधि मिल जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मुद्दे जो है भारत अलग अलग मंचों पर रखता आया है। हालांकि भारत के जो पर्यावरण मंत्री थे वो इस वक्त जी शशिर, ऐसे में जो अलग अलग उदाहरण अब पूरे विश्व के सामने हैं भारत के, जब कल प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे तो जाहिर तौर पर कई तरह की जो योजनाएं हैं हमारे देश में चल रही हैं। मिशन लाइफ की भी अगर बात की जाए, किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, ना सिर्फ पर्यावरण के लिए और बल्कि जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उसको देखते हुए, तो शायद कई ऐसे देश हैं जो कि उदाहरण के तौर पर शायद इस तरह की योजनाओं को अपने देशों में भी शायद क्रियान्वित करना चाहेंगे। बिल्कुल, मिशन लाइफ का एक उत्तम उदाहरण शायद दुनिया के सामने होगा कि मिशन फॉर लाइफ किस प्रकार से, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल किस प्रकार से होगी। हालांकि भारत की अगर संस्कृति हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में ये पहले से ही है कि जितनी जरूरत है बस उतना ही इस्तेमाल जो है करने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं सीख बचपन से दी जाती है। खासतौर पर फिर हम भारत के किसानों की बात करें या फिर भारत के लोगों की बात करें, तो ये अगर देखा जाए तो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का उत्तम उदाहरण होगा। जो जिस चीजों की जरूरत नहीं है शायद उसका इस्तेमाल अगर वर्जित करे तो इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी होगा। जाहिर सी बात है, हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचा पाएंगे, इसके जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी पर्यावरण पर नहीं होंगे। तो ऐसे में जब मिशन लाइफ की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने जब इसकी घोषणा की थी तो ये भी विचार मन में था कि किस प्रकार से भारत अब तक अगर देखा जाए कि अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करता आया है और आने वाले समय में इस मिशन के जरिए जो है और लोगों को वो प्रबोधन करने की जरूरत है कि वो भी इस प्रकार की लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करे, जिसका फायदा व्यक्तिगत रूप में जरूर होगा, लेकिन अगर बात करें देश में खासतौर पर पर्यावरण के लिहाज से तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। ये उत्तम उदाहरण होगा इस पूरे इसमें। जी बिल्कुल शिशिर, और जैसा कि आपने कहा कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो काफ़ी अहम, भारत के एजेंडे में भी ये शामिल है। लेकिन आज जिस तरीके से जब आगाज़ हुआ COP28 का और वहाँ पे जलवायु आपदा कोष की जो बात कही गई, तो क्या माना जाए कि अब जो समाधान है वो इस वर्ष इस COP28 में मिल सकता है? देखिए, $4 ट्रिलियन का लक्ष्य अगर देखा जाए, लक्ष्य या कहे टारगेट रखा जाए कि जिसके कोष के हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आज दुबई में है तो ऐसे में जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके द्वारा भी जो आज एक प्रेस वार्ता संबोधित की गई थी, उनमें 3 चीजों का जिक्र किया गया था कि प्रधानमंत्री जब COP28 में हिस्सा लेंगे तो जो मेन इवेंट है उसके अलावा 3 जी फिलहाल हमारे साथ शिशिर जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरीके से
वहाँ पे COP28 आयोजित हो रहा है, उसमें तमाम वो मुद्दे हैं जिनको शामिल किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच गए हैं। गर्मजोशी के साथ उनका एयरपोर्ट पे यहाँ स्वागत किया गया। कल अलग अलग कार्यक्रम हैं, 3 मुख्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री वहाँ पर भाग लेंगे, संबोधन अपना देंगे और ख़ास तौर से अगर बात की जाए ऐसे में जो क्लाइमेट फाइनेंस की हम बात करें जो कि भारत के एजेंडे में शामिल है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जाने से पहले प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि एक अहम मुद्दा रहा है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ पूरी कोशिश यही है कि एक समाधान जो है वो मिल सके, जो सहमति है वो जता सकें, क्योंकि कई सारे जो देश हैं वो इस दौरान यहाँ शामिल हो रहे हैं COP28 में और सभी की एक साथ सहमति आना वो एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबको उम्मीद यही है कि जो आम सहमति है वो बन पाएगी और उसके साथ साथ पूरा जो विश्व है, पूरी दुनिया जो है इस जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने के लिए एक बेहतर समाधान जो है वो निकाल सकती है। हमारे देश की अगर बात की जाए, भारत की अगर बात की जाए, लगातार अलग अलग स्तर पर जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा दक्षता की बात की जाए, वनीकरण की बात की जाए, या जैसे कि हम बात कर रहे थे शिशिर से कि जो मिशन लाइफ है, यानी कोशिश ये की जा रही है कि कैसे अपनी दिनचर्या में, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक नागरिक के साथ जो हमारा जिस तरह की जलवायु है, जो पर्यावरण है, ये जुड़ा हुआ है, तो हर एक व्यक्ति को अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो उसमें बदलाव ला सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और अभी फिलहाल COP28 की अगर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हैं वो किस तरीके से फलीभूत हो सकते हैं और ख़ासतौर से पेरिस समझौते की अगर बात की जाए जिसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो एक वैश्विक तापमान है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसमें उसको बढ़ने से हम रोक पाएंगे, क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो हम देख पा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कृषि की बात की जाए या और भी जो तमाम क्षेत्र हैं उनकी बात की जाए, लगातार इसका जो प्रभाव है वो अब नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता यही कि जो वास्तविकता है जलवायु परिवर्तन की, इस पर किस तरह का ठोस जो समाधान है वो अब निकलना चाहिए और उसी के लिए COP28 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से यहाँ पे अगर जलवायु आपदा कोष की अगर बात की जाए जो कि प्रस्तावित है, COP27 जो कि पिछले साल हुआ था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इस वर्ष यानी COP28 में माना जा रहा है कि यहाँ पे जो समाधान है वो ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी अहम हो जाता है। ना सिर्फ जो विकसित देश हैं उनकी तो जिम्मेदारी है ही, इसके साथ साथ जो विकासशील देश हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और उसी को हम कह सकते हैं कि एक आम सहमति जो है वो बनते हुए नज़र आ सकती है, जिसके ज़रिए एक समाधान जो है जलवायु परिवर्तन का निकल के आ सकेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।